नमस्कार दोस्तों आज की इस ईडियम एंड फ्रेज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने कुछ ईडियम्स याद करी थी, आज भी याद करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज इन ईडियम्स का एक एग्जामिनेशन का पड़ाव जो है वो हम पूरा करें। और मैं आपको बताती जाऊंगी कि मैंने आपको किस किस एग्जाम की जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो अभी तक करा दिए हैं, ठीक है। इससे पिछली वीडियोस में हमने जो भी की है अभी तक ईडियम्स 2021 की, वो हमने सीजीएल की और सीएचएसएल की है, राइट। आज भी जो आपकी ईडियम्स चल रही हैं ये सीएचएसएल की ही चलेंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो बात करेंगे एमटीएस में जितनी भी ईडियम्स पूछी गई थी उनके बारे में। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको जहाँ से एमटीएस की स्टार्ट है ना, वहाँ से मैंने आपको स्लाइड पर दिया भी है कि यहाँ से जो एमटीएस की ईडियम्स हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। बट स्टिल मैं आपसे यही कहूँगी कि एग्जामिनेशन को देखकर आप लोग ईडियम्स एंड फ्रेज याद बिल्कुल ना करें। आप अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस स्मूथली चलने दें, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछी गई हो, क्योंकि बेसिकली अब जो एसएससी ईडियम्स पूछ रहा है ना वो वही पुरानी ईडियम्स पूछ रहा है जो उसने 21-22 में पूछी हुई हैं। घुमा फिरा के पूछ रहा है। एमटीएस की ईडियम सीजीएल में पूछ रहे हैं, सीजीएल की ईडियम्स किसी और एग्जाम में पूछ रहे हैं, लाइक दैट, ओके। तो अगर आपकी एक बार सारी आंखों के सामने से निकली हुई होंगी तो आपको ऐसा कोई अजीब सा नहीं लगेगा कि यार ये ईडियम मैंने पहली बार सुनी है ना। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप ईडियम्स को क्लास को या पेपर को देखकर ना पढ़ें, आप अपने यूजुअल ईडियम्स की वीडियोस को सुनते रहें। तो चलिए आज की पहली ईडियम लेते हैं, दैट इज व्हाट ऑन क्लाउड 9। देखो क्लाउड 9 है ना, यहाँ पर लिखा तो है क्लाउड का मतलब आसमान, ठीक है, और 9 का मतलब आप 9 जानते हैं, लेकिन हिंदी में हम इसे बोलते हैं सातवें आसमान पर हूँ। सातवें आसमान पर यानी जब आप है ना बहुत ज्यादा खुश होते हो, व्हेन यू आर एक्सट्रीमली इन अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। कहते हैं ना आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग तुझे जो मांगना है, तो दैट मीन्स कि यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी राइट नाउ। तो हिंदी में तो हम बोलते हैं मैं सातवें आसमान पर हूँ, लेकिन इंग्लिश में हम बोलते हैं आई एम ऑन क्लाउड 9, ठीक है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, हिंदी वी यूज द नंबर 7 for happiness and in English we use the number 9 for happiness. So if you are saying cloud 9, that means you are what? Extremely and extremely happy. So for extreme happiness we use the idiom what? On cloud 9. Next idiom है break a leg. Now इस idiom को देखने से हमें ऐसा लग रहा है कि है ना आपने किसी का पैर तोड़ दिया है, यानी ये जो ईडियम है ना ये नेगेटिव ईडियम जैसी लग रही है, लेकिन ये ईडियम नेगेटिव नहीं है, ये ईडियम पॉजिटिव है। अच्छा इसे याद कैसे करोगे? इसे याद ऐसे रखोगे कि आपने किसी की टांग तोड़ दी, यू हैव ब्रोकन अ लेग ऑफ समवन, एंड आफ्टर ब्रोकिंग द लेग आपने उसका पैर तोड़कर, क्योंकि उसे भागना है भाई, उसे रेस भागना है। आपने कई पुरानी मूवीज में देखा होगा कि जब किसी को बदला लेना होता था तो वहां पे भी मूवीज में भी रेसिंग होती थी, तो जब बदला लेना होता था ना तो वो उसके साथ कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग कर देता था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमने उसका पैर तोड़ दिया है और अब हम इसे गुड लक विश कर रहे हैं कि विश यू अ गुड लक, अब भाग बेटा तू, है ना। तो विश समवन गुड लक, जब हम किसी को गुड लक विश करते हैं ना, ऑल द बेस्ट बोलते नहीं बोलते हैं, या बोलते जा तेरा काम अच्छा होगा, तो ये जो हम विश गुड लक विश करते हैं किसी को, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रेक अ लेग। यानी आप कैसे याद रखेंगे कि आफ्टर ब्रेकिंग अ लेग ऑफ समवन, किसी का पैर तोड़ने के बाद आप उस सामने वाले व्यक्ति को गुड लक विश कर रहे हैं, आप उसे ऑल द बेस्ट जो है वो विश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चाइल्ड्स प्ले। देखो बच्चों का खेल, अपन कई बार नहीं कहते, अगर मैं आपको बहुत इजी टास्क दूं तो आप क्या कहते हैं? ये तो बच्चों का खेल है मेरे लिए, बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए। तो बच्चों के जितने भी गेम्स होते हैं वो, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे लिए वो गेम्स कैसे हैं? इजी हैं। तो एक ऐसा टास्क या एक ऐसा काम जो आपको बहुत आसान लगे, उसके लिए आप बोलते हो कि ये मेरे लिए तो बच्चों का खेल है, चाइल्ड्स प्ले है। तो बच्चों का खेल यानी एक बहुत ही आसान सा काम जो आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट है टिक ऑल द बॉक्सेस। देखो आजकल आपने देखा है कि जब हम फॉर्म भरते हैं ना तो आजकल है ना ऐसे बॉक्सेस आते हैं, है ना, चेक बॉक्सेस जिनको हम बोलते हैं, और हमें है ना जैसे कुछ नियम लिखे हुए होते हैं। अब आप इनमें से जो जो कंडीशंस फिल करते हैं या फुलफिल करते हैं, आप उन बॉक्सेस पे क्या करते जाते हैं? क्लिक करते जाते हैं, तो बॉक्सेस टिक होते जाते हैं। अब ये बोल रहा है कि टिक ऑल द बॉक्सेस, यानी आपने सारे के सारे बॉक्सेस क्या कर दिए? टिक कर दिए। तो अगर आपने सारे के सारे बॉक्स टिक कर दिए, हाँ भाई मैंने ये काम भी कर दिया टिक,
ये काम भी कर दिया टिक, ये काम भी कर दिया टिक, ये काम भी कर दिया टिक। ऐसे करके आपने मेरे सारे बॉक्सेस टिक कर दिए। यानी मेरी जितनी भी रिक्वायर्ड नॉर्म्स थी, नॉर्म्स मतलब है कंडीशंस, कि मेरी जितनी भी रिक्वायर्ड कंडीशंस थी वो सारी की सारी कंडीशंस आपने क्या कर दी हैं, फुलफिल कर दी हैं। यानी सारी कंडीशन, सारे नॉर्म्स किसी के मान लेना, तभी इडियम बोली जाती है। एंड दैट इज व्हाट टिक ऑल द बॉक्सेस, कि आप सारे के सारे बॉक्सेस क्या कर दो, टिक कर दो। यानी कि आप मेरी सारी की सारी कंडीशंस जो है वो प्यार से मान लो। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। देखो कहते हैं ना अपन हिंदी में छठे चौमासे ये काम होता है, यानी कभी कभी ये काम होता है। यानी ऐसा कोई भी काम जो बहुत रेयरली किया जाता है उसके लिए हम मीडियम क्या बोलते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। कैसे याद रखोगे, देखो ब्लू मून वैसे तो होता ही नहीं है, बट कभी कभी आसमान मून जो है ना वो ब्लूइश नजर आता है, जो बहुत ज्यादा बदल बदल होता है, और कभी कभी होता है साल में एक आधा बार, क्योंकि बदल ही बहुत कम बनते हैं तो रात में के टाइम, और दिखते नहीं है बनते भी हैं तो वंस इन अ ब्लू मून यानी छठे चौमासे ये कभी कभी आता है। आजकल तो आप बहुत ही कम दिखते हो, आजकल तो आप बहुत ही कम आते हो, आजकल तो आप बहुत कम ये काम करते हो, तो वहां के लिए इडियम है कि वंस इन अ ब्लू मून, यानी कभी कभी जो ये काम है वो मेरी तरफ से किया जाता है। नेक्स्ट इडियम है अंडरस्टूड द डीप एंग्विश द स्टूडेंट वॉज गोइंग थ्रू। इसकी आपको इडियम बतानी है, यानी कि आपने ना जो स्टूडेंट है जो भी वो पढ़ रहा था उसका वो समझ रहा है क्या, डीप एंग्विश। डीप एंग्विश मतलब होता है मीनिंग, यानी किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज का डीप मीनिंग समझना, या किसी भी बातों का या लाइंस का या मैं कहूँ पैराग्राफ का डीप मीनिंग समझना, उसके लिए हम इडियम क्या बोलते हैं। तो ये इडियम है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई हुई है, अगर आपको याद आ जाए तो। हमने पढ़ी थी रीड बिटवीन द लाइंस, तब मैंने आपको बताई थी कि रीड बिटवीन द लाइंस का क्या मतलब होता है, कि एक ऑथर जो या एक कवि जो अपनी लाइंस लिखता है उसके बीच में भी उसके हिडन मीनिंग्स होते हैं, और अगर वो हिडन मीनिंग्स आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब आप उसके लाइंस के बीच में लिखी हुई जो बात जो आपसे कहना चाह रहा है पर लिखा नहीं है उसने, उसके लिए इडियम यूज करते हैं। डाउन फॉर द काउंट यानी आपने गिनती शुरू कर दी है। ब्रेक अ लेग अभी अभी हमने पढ़ी है, किसी को क्या विश करना, गुड लक विश करना। और इन द फास्ट लेन यानी अब आपने अपने काम की गति जो है वो बढ़ा दी है। ठीक है, ये इडियम्स की मीनिंग है। मेरा राइट आंसर क्या होगा, रीड बिटवीन द लाइंस यानी हिडन मीनिंग्स या डीप मीनिंग्स भी बातों का निकाल लेना। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेन एवरी नर्व। देखो स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब है कि आपने कहते ना मैंने हर कोशिश कर ली, हर मुमकिन कोशिश कर ली, तो हिंदी में आप इस इडियम को बोलते हैं एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना यानी कि मैंने पूरी कड़ी मेहनत कर ली है, अपना खून पसीना एक करना। और क्या बोलते हैं इसे, खून पसीना एक करना, यानी कि आपने बहुत ज्यादा लेबर वर्क किया है ना, बहुत ज्यादा आपने हार्ड वर्क किया है। इसीलिए देखो स्ट्रेन का मतलब होता है चूसना, है ना, और नर्व का मतलब होता है नसें, यानी मेरी बॉडी की हर एक नस जो है ना वो तक मैंने चूस लिया, यानी मैंने इतना ज्यादा काम किया है। और इतना ज्यादा काम करने के बाद इंसान ने क्या हो गया है, टू हैव इल हेल्थ। इल हेल्थ मतलब मुझे वीकनेस आ गई, बीमार नहीं हो गया है वो, है ना। यहाँ पे इल हेल्थ का मतलब है, मतलब आपने हर कहते हैं ना कड़ी मेहनत कर करके आपने अपनी बॉडी का खून पसीना एक कर लिया है, यानी आपने अपनी हेल्थ क्या कर ली है, इल कर ली है, यानी आपने अपनी बॉडी वीक कर ली है। तो यहाँ पे इल वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी हेल्थ क्या हो गई है, वीक हो गई है, बिकॉज आपकी नर्व का हर एक चीज या हर एक पार्ट जो है वो क्या हो चुका है, यूज्ड अप हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जंप द गन। देखिए ये ईडियम भी हमने पिछली वीडियो में की थी कि अगर आप गन पर जंप कर रहे हैं यानी कि आप फटाफट से एक्शन को करना चाह रहे हैं, और अगर आप फटाफट से एक्शन को करना चाह रहे हैं यानी यू वांट टू डू समथिंग वेरी सून, क्योंकि आप ये मैंने ईडियम आपको याद कराई थी कि आप गन पे जंप करके फटाफट गन को पकड़ना चाह रहे हैं ताकि आप सामने वाले पे शूट कर सके। ठीक है, तो फटाफट से गन को पकड़ना, तो फटाफट से गन को आप तब पकड़ पाएंगे ना जब आप उस पर जंप करेंगे। तो यानी फटाफट से गन पर जंप करके हम क्या करना चाह रहे हैं, कोई भी काम बहुत जल्दी जल्दी यानी टू सून करना चाह रहे हैं ताकि सामने वाले को शूट अप कर सके। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस। वाओ, गुलाब के फूल के पत्तियों का अगर मेरे को बेड मिल जाए इसका मतलब मेरी लाइफ में कभी कोई परेशानी आएगी नहीं, मेरी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी, यानी मेरे को सब चीजें आरामदायक लगेगी। प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ आप जी रहे हैं, यानी आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है,
बिल्कुल आरामदायक जो है आपकी लाइफ चल रही है। तो जब किसी की लाइफ की कंडीशंस कैसी होती है, आरामदायक होती है, उसे कुछ सफ़र नहीं करना पड़ रहा है, कोई दिक्कतें नहीं चल रही है, तब उसके लिए भगवान ने क्या कर रखा है, बेड ऑफ रोजेस। और इसी का उल्टा क्या होगा, बेड ऑफ मतलब कांटों का बिस्तर कहते हैं ना, कांटों का बिस्तर यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किलों से, परिस्थितियों से भरी हुई आपकी जीवन है ना। लेकिन अगर यही बेड ऑफ रोजेस है, दैट मीन्स यू हैव अ लाइफ विच इज व्हाट, अ प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। You are not suffering any, कहते ना, negative aspects in your life. You don't have sufferings in your life. Just your life is going very smoothly. So if someone's life is going very smoothly without any problems, without any struggle, that person is having what, a bed of roses. Okay, आगे बढ़ते हैं। Pull a long face. देखो अपन कई बार कहते हैं ना कि आज तेरा चेहरा बहुत उतरा उतरा है, तो ये पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब आप कैसे याद रखेंगे, यदि किसी का फेस लॉन्ग हो गया है, लॉन्ग यानी थोड़ा चौड़ा हो गया है, दैट मीन्स आज जो है ना, ये जो इंसान है, आज इसकी जो कंडीशन है ये सही नहीं है, यानी आज इसकी परिस्थिति कैसी है, सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है। तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है ना, तभी उसका जो फेस है वो कैसा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। लॉन्ग फेस हो जाता है का मतलब है क्या, मुरझाया हुआ उसका फेस है। तो जब किसी का फेस मुरझाया मुरझाया हो जाता है तब हम ये इडियम बोलते हैं क्या, टू लुक सैड। नेक्स्ट है टू बाइट द बुलेट, बुलेट को खा जाना। ये इडियम भी हमने करी थी, देखो एक तो पढ़ी थी जंप द गन, तो गन पे जंप करने के लिए तो आप क्यों जंप कर रहे हो, क्योंकि आपको एक्शन फटाफट करना है, टू क्विकली करना है। लेकिन अगर आप बुलेट खा गए हो, इसका मतलब आपने इस डिफिकल्ट सिचुएशन का बहुत ब्रेवली क्या किया है, सामना किया है, यानी टू बी ब्रेव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इस कंडीशन में तो भाई मेरे सामने बुलेट आ रही है, मतलब कोई मुझे शूट कर रहा है तो मैं तो भाग जाऊं, लेकिन नहीं, मैंने उसका सामना किया, मतलब उस बुलेट को बाइट की है, बाइट की यानी अपने अंदर ली है, ली है यानी मैंने ब्रेवली उस सिचुएशन का क्या किया है, डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना किया है। नेक्स्ट है नोन फॉर टॉकिंग टू फ्रेंकली। अगेन मुझे यहाँ पर क्या बतानी है, इसका ईडियम बताना है, यानी कि जो इसलिए जाना जाता है कि वो सामने वाले से आराम से बात कर लेता है। टू फ्रेंकली यानी सामने जिसकी जो बात है ना उसी को कहता है, किसी को घुमा फिरा के नहीं। तो अपन नहीं कहते मैं तो सच कह रहा हूँ, तो सच को सच कहना, यानी कि मुझे कोई वो नहीं है लाग लपेट कि यार ये सच बात है वो बुरा मान जाएगा मैं क्यों कहूँ, नहीं भाई सच है तो मैं तो कहूँगा, चाहे भले उसे बुरी लगे, सच है ना भाई, उसके भले के लिए कह रहा हूँ। तो जो इंसान बहुत फ्रेंकली कह देता है बिना सोचे समझे कि भैया सामने वाले को कैसा लगेगा, उसके लिए आपको ईडियम बतानी है। तो ये चारों ईडियम्स है, पहले मीनिंग देखते हैं। कॉल अ स्पेड यानी स्पेड को स्पेड कहना, तो सच को सच कहना, यही इस ईडियम का मतलब है। यानी आपने स्पेड को अगर स्पेड ही कहा है, इसका मतलब आपने सच बात को सच ही तो कहा है, कहाँ झूठ का है, तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा फ्रैंकली बोलते हो, घुमा फिरा कर बात आप नहीं करते हो। ना लूज वंस मार्बल का क्या मतलब है, ये है कि आपने अपना मार्बल खो दिया है, मार्बल खो दिया यानी आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। तो यानी जब कोई इंसान मानसिक संतुलन ही खो दे, मानसिक संतुलन खो जाना, तब जाकर के हम ये इडियम बोलते हैं क्या, लूज वंस मार्बल। नेक्स्ट है गो द एक्स्ट्रा माइल, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, आपने देखो माइल यानी रास्ता एक्स्ट्रा कवर किया है, यानी आपने ज्यादा मेहनत की है, जरूरत से ज्यादा, यानी अगर कोई 10 चला है तो आप 11 चले हो, तभी तो एक्स्ट्रा माइल हुआ। तो जरूरत से ज्यादा मेहनत करना, आप 1 किलोमीटर ज्यादा ही तो चले हो तो आपने मेहनत ज्यादा की है सामने वाले से, तो जरूरत से ज्यादा मेहनत करना वो क्या कहलाता है, गो द एक्स्ट्रा माइल। और आपकी कंडीशन में तो ये बिल्कुल फुलफिल होता है, क्योंकि अगर आप गो द एक्स्ट्रा माइल करेंगे तभी आपका क्या सिलेक्शन होगा। स्नग एज अ बग इन अ रग, ना स्नग एज अ बग इन अ रग का मतलब होता है कि जैसे कहते हैं ना बहुत आरामदायक जिंदगी जीना या बहुत सुरक्षित जिंदगी जीना, जैसे ये ना इडियम क्या है, स्नग एज अ बग, यानी स्नग है ना इंसेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और ये इडियम ये कहती है कि जब कोई इंसेक्ट है ना हमारे किसी बिस्तर में छुप जाता है, तब वो है ना बहुत आराम से, मतलब अब वो आराम से उसमें है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है इसमें इंसेक्ट है, आरामदायक है, सुरक्षित है, कोई इसे मार नहीं पाएगा, तो वो स्नग एज अ बग इन अ रग कहलाता है। यानी एक इंसेक्ट का किसके अंदर रहना, किसी बिस्तर के अंदर रहना,
बिल्कुल कहते हैं ना सुरक्षित रहना, तब हम इस इडियम का यूज करते हैं। तो ये इडियम इंसानों से कैसे रिलेटेड है? व्हेन योर लाइफ इज वेरी प्लेजेंट यू हैव, अभी अभी हमने इसका सिनोनिम किया है बेड ऑफ रोजेस। तो इफ योर लाइफ इज गोइंग ऑन बेड ऑफ रोजेस दैट मीन्स यू कैन से द इडियम स्नग एज अ बग इन अ रग। तो यानी किसी को सामने मुंह पर कुछ भी कह देना, सच कह देना, द इडियम इज कॉल अ स्पेड अ स्पेड। नेक्स्ट चलते हैं बी एट अ लूज एंड। नाउ अब इस इडियम का क्या सेंस है, इस इडियम को पढ़ते हैं। ये इडियम है ना अगेन शिप से ली गई है, और ये शिप से इडियम क्या कहती है कि शिप के अंदर है ना जो रोप्स बंधी हुई होती है, जैसे अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि शिप्स जो है वो रस्सियों से बंधा हुआ होता है। तो अगर आपने इन रोप्स को ढीला छोड़ दिया है ना, मतलब आपको कोई मतलब नहीं है कि ये रोप्स क्या है, आपने इन रोप्स को क्या, इनके एंड्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है, इसका मतलब आपने जो शिप है इसे बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन में लूज छोड़ दिया है, मतलब आपने ऐसा कर दिया है, हाँ ठीक है भैया हो रहा है जो हो रहा है। यानी जिसके पास कोई काम नहीं होता है ना वही इंसान क्या पड़े रहते हैं, लूज पड़े रहते हैं। तो इडियम वहीं से आई है, जो ढीले ढाले बैठे रहते हैं, जो आइडियल बैठे रहते हैं, जैसे कि एक शिप के अंदर जब सारी रस्सियां खोल देते हैं तो वो शिप क्या हो जाता है, ढीला ढाला हो जाता है। वो शिप को अब जहाँ जो रास्ता जैसे ले जा रहा है वो वैसे चलता जाएगा, कसा हुआ नहीं है। यानी कि आपने किसी के एंड को क्या कर दिया है, ढीला छोड़ दिया है, कसा हुआ नहीं है। यानी वो इंसान क्या पहुंच गया है, कैसी सिचुएशन में पहुंच गया है कि अब इस बेचारे के पास कोई काम नहीं है करने का। तो जो वेले इंसान होते हैं ना उनके लिए हम मीडियम कहते हैं बी एट अ लूज एंड, यानी आपने इसको क्या छोड़ दिया है, ढीला छोड़ दिया है, यानी इसके पास कोई काम नहीं बचा है। ढिलाई छोड़ देना इज नोन एज बी एट अ लूज एंड। बिटवीन स्काइला, वेरी गुड, वेरी अच्छी इडियम है ये, बिटवीन स्काइला एंड चैरिब्डिस। नाउ ये इडियम क्या कहती है, अगेन ये जो इडियम आई है ना ये कैसे आई है इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। ये इडियम आई है एक ऐसे रास्ते से, मतलब एक नैरो स्ट्रेट जा रहा है ना, नैरो स्ट्रेट जा रहा है, यानी कि एक छोटी सी नदी टाइप आप मान लो। और इस नैरो स्ट्रेट में ऐसे कहते हैं कि है ना दो मॉन्स्टर रहते थे, एक मॉन्स्टर यहाँ और एक मॉन्स्टर यहाँ, यानी कि ये दोनों के दोनों कौन है, ये दोनों के दोनों मॉन्स्टर हैं। और इन दोनों मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर का नाम है स्काइला और एक मॉन्स्टर का नाम है चैरिब्डिस। ये इडियम यहीं से आई है ना। और आप इस नैरो स्टेट में से जा रहे हैं, यू आर बिटवीन स्काइला एंड चैरिब्डिस, यानी आप इन दोनों के बीच में हो, तभी तो आप नैरो स्टेट में हो, है ना। यानी आप स्काइला मॉन्स्टर और चैरिब्डिस मॉन्स्टर के बीच में एक नैरो स्टेट से जा रहे हो। अब ये कहता है आप शिप से जा रहे हो, ठीक है। अब ये जो स्काइला मॉन्स्टर है ना ये क्या करता है, ये सेलर्स को डेवर करता है, यानी कि सेलर्स को पकड़ता है, डराता है, खा जाता है। और जो चैरिब्डिस है ना ये क्या करता है, ये भी आपको एक तरीके से ये मान लो आपका जो शिप है ना इसको सक डाउन कर देता है। ये सक डाउन यानी कि आपके शिप को ना इस नैरो स्ट्रीट के अंदर बहा देगा, डुबा देगा, यानी कि ये तो आपके पूरे इंटायर शिप को डुबा देगा। और ये जो है स्काइला ये आप ही को डेवर करेगा, आप ही को डेवर यानी आप ही को डराएगा, धमकाएगा और फिर खा जाएगा। यानी कि आप स्काइला और चैरिब्डिस के बीच में फंस गए हो, चंगुल में फंस गए हो। अब आप मुझे बताओ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, यानी आप दो ऐसी अनप्लेजेंट ऑल्टरनेटिव्स के बीच में फंस गए हो कि आप दोनों में से कुछ भी चूज करो आपका मरना तय है। आप इधर भी मरोगे और आप इधर भी मरोगे, यानी यू आर बिटवीन व्हाट, यू आर बिटवीन टू अनप्लेजेंट ऑल्टरनेटिव। और चूज तो आपको एक करना ही है ना। यानी जब आपको सामने वाला दो ही सिचुएशन दे और दोनों ही आपके पसंद की ना हो तो आपको उनमें से कोई एक सिचुएशन तो करनी ही पड़ेगी चूज, तब हम इस इडियम को बोलते हैं यू आर बिटवीन स्काइला एंड चैरिब्डिस। तो ये स्काइला और चैरिब्डिस कौन थे, दो मॉन्स्टर थे नैरो स्ट्रीट के बीच में। स्काइला सेलर पे अटैक करता था, चैरिब्डिस शिप पे अटैक करता था, अल्टीमेटली मरना ही है ना। तो कुल मिलाकर वहीं से ये इडियम आई है कि व्हेन यू आर बिटवीन, हाउ, दोनों सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है भाई, यानी आप दोनों डेंजर की सिचुएशन में हो, यू आर इन बिटवीन टू अनप्लेजेंट ऑल्टरनेटिव्स, तब इस इडियम को बोलते हैं क्या, बिटवीन स्काइला एंड चैरिब्डिस। एंड नेक्स्ट इज गेट अवे। नाउ गेट अवे यानी का मतलब होता है निकलो यहाँ से बाहर, यानी टू लीव, कहते ना यहाँ से चलो बाहर जाओ निकलो। तो यानी जब आप किसी को वहां से निकालने का काम कह रहे हो, चले जाने का काम कह रहे हो, गेट अवे, अवे यानी दूर, है ना, दूर जाओ, निकलो यहाँ से, आपका कोई काम नहीं है। तो ये इडियम भी है ना हम किसी को डिस्पैरेज करने के लिए काम करते हैं।
डिस्पैरेज यानी जब आप किसी को जब आप किसी को अपमान करने का काम करते हो, तो अपमान को ही हम इंग्लिश में डिस्पैरेज कहते हैं। या फिर आप किसी का अनादर करते हो, या इसी इडियम को आप ये कहते हो व्हेन यू इंसल्ट समवन, जब किसी की क्या की जाती है, इंसल्ट की जाती है। तो इंसल्टिंग सिचुएशन के लिए भी हम यही कहते हैं गेट अवे, यानी निकलो यहाँ से, दूर जाओ। टू लीव यानी किसी को भगा देना, वहां से भेज देना, उसके लिए ईडियम यूज होती है क्या, गेट अवे। तो यहाँ पर हमारी जो ईडियम्स हैं वो खत्म होती हैं आज की क्लास की। और बेसिकली ये मैंने आज आपको मे बी शायद 2 या 3 ईडियम्स आपकी CHSL की और बची होगी, अदरवाइज हमारी CGL और CHSL वाला जो पार्ट है वो आज यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर हम लोग 2021 की MTS की जो है ईडियम्स वो ले रहे होंगे, और काफ़ी अच्छी जो है इंग्लिश MTS पूछता है, आपने देखा भी होगा एग्जाम्स में। तो हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में अपनी MTS की ईडियम्स ले रहे होंगे। तब तक आप ये दोनों CGL और CHL की ईडियम्स को एक बार वापस रिवाइज अप कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।